कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन। किसान भाई बहनों को झुमकी बहन का जोहार और साथ ही साथ गंदरू भाई की तरफ से भी किसान भाइयों को नमस्कार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी किसान भाई बहनों का स्वागत है। तो अब चले हम कृषि समाचार की ओर, क्योंकि बिल्कुल। हमारे किसान भाई बंधु इंतजार कर रहे हैं खबर की, है ना? बिल्कुल। तो किसान भाइयों, आइए देखते हैं कृषि समाचार। कृषि समाचार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूजा। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। सिमडेगा में झारनेट एवं NIC द्वारा कृषि कार्यक्रमों का प्रसारण। मुख्य सचिव ने कहा, बंजर भूमि को लीज पर देकर रोका जा सकता है पलायन। मिट्टी को भुरभुरा करने में कारगर है कृषि उपकरण रोटावेटर। और अब समाचार विस्तार से। राज्य सरकार और आत्मा के साझा प्रयास से सिमडेगा जिले के किसानों को कृषि संबंधित विविध जानकारी देने के लिए एक विशेष कार्यक्रम प्रसारित करने की योजना बनाई गई है। यह कार्यक्रम सिमडेगा के पंचायतों में स्थित प्रज्ञा केंद्रों में देखा जा सकेगा, जो 13 फरवरी तक दिन के 11 बजे से शाम 5 बजे तक चलेगा। यह कार्यक्रम वेबकास्टिंग के माध्यम से झारनेट एवं NIC के संयुक्त तत्वाधान में प्रसारित किया जाएगा। इसमें सिमडेगा जिले के किसानों की क्षमता संवर्धन, नई कृषि तकनीक और उसके प्रयोग की जानकारी तथा कृषि एवं सहकारिता विभाग, भारत सरकार द्वारा किसानों के लिए चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। बीते दिनों नामकुम स्थित भारतीय प्राकृतिक राल एवं गोंद संस्थान में कृषि मेला का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि राज्य के मुख्य सचिव RS शर्मा ने कहा कि किसानों को बंजर भूमि 25 साल के लीज पर दिए जाएं, जिस पर किसान लाह, तसर एवं गोंद की खेती करे। यह पहल राज्य में होने वाले पलायन को रोकने में एक कारगर कदम साबित होगा। योजना है कि हम लोग जो सरकारी जमीन है, उस जमीन को आपस जो गांव के जो लोग हैं, समूह हैं या ग्रुप है या इंडिविजुअल्स हैं, उनके बीच में हम लोग एक इकोनॉमिकल एरिया में, क्षेत्र में, ब्लॉक में बांट के, और उस जमीन की मिल्कियत हम ट्रांसफर नहीं करेंगे किसी के साथ में, लेकिन हम लोग उस जमीन पर वृक्ष पट्टा टाइप की चीज कह दें कि कहें भाई आप पेड़ लगाओ इसमें, और आपको 25 साल तक इसका वृक्ष पट्टा दिया जाता है। आप पेड़ों का नष्ट नहीं कर सकेंगे, लेकिन पेड़ों से जो उत्पाद होगा उस उत्पाद को आप इस्तेमाल करेंगे, चाहे वो उत्पाद पत्ती हो कीड़ों को खिलाने के लिए, या फिर आप काजू लगाएं उस पर करने के लिए। तो एक प्रकार से अगर वृक्ष पट्टे का कॉन्सेप्ट हम लोग चालू करें, और बिहार में ये मुझे अभी कुछ दिनों पहले पता चला कि बिहार में इस तरह का सिस्टम चालू किया गया है और काफी सफल रहा है। किसान भाई, अगर आपका सब्जी फसल तुड़ाई के लिए तैयार है तो इसमें दवा का छिड़काव ना करें। यदि रासायनिक या जैविक दवा का छिड़काव करते हैं तो इसके 8 से 10 दिन बाद ही फसल की तुड़ाई करें। और जिस समय आपका फसल तुड़ाई के लिए तैयार हो तो उस समय ध्यान देने वाली बात है कि जब भी रासायनिक दवा का प्रयोग करें तो कोई भी दवा जो है छिड़काव करने के बाद 5-6 दिनों के अंतराल के बाद ही, या कोई दवा जो है 8 से 10 दिनों का अंतराल के बाद जो है तुड़ाई करना चाहिए। तो जब भी हम चाहे तो हम दवा के छिड़काव उस समय नहीं करें, अगर कर रहे हैं तो जैविक दवा का, जैसे कि नीम का, या बाज़ार में और भी जैविक उत्पाद आया हुआ है जिसका कि आप जो है जब फल का तुड़ाई का समय हो तो समय करें। और जब अगर रासायनिक दवा का प्रयोग करना ज़रूरी ही है तो आप ध्यान दें कि जब रासायनिक दवा का प्रयोग कर रहे हैं तो कम से कम 6 से 7 दिन 8 दिन के बाद ही तुड़ाई करें, जिससे कि जो आप जिसको भी उत्पाद देने जा रहे हैं तो वह उत्पाद जो है स्वास्थ्य वर्धक हो, न कि हानिकारक हो। जो किसान लत्तेदार सब्जी फसल करेला की गर्मा खेती करना चाहते हैं, वो इस फसल से अच्छी उपज प्राप्त करने के लिए करेला के उन्नत प्रभेद पूसा 2 मौसमी, कोयम्बटूर लॉन्ग ग्रीन, रांची स्थानीय या अर्का हरिता का चयन कर सकते हैं। जो किसान करेला की गर्मा फसल लगाने जा रहे हैं वो 4 से 6 किलो बीज प्रति हेक्टेयर की दर से उपयोग करें। प्रति थाला 3 से 5 पुष्ट बीज सीधे बोएं और पौधों के बीच 1.25 से 1.5 मीटर की दूरी रखें। इन विज्ञान सम्मत सलाह पर अमल करते हुए किसान करेला के उन्नत प्रभेद पूसा 2 मौसमी, कोयम्बटूर लॉन्ग ग्रीन,
रांची स्थानीय या अर्का हरित लगाकर प्रति हेक्टेयर 80 से 120 क्विंटल उपज प्राप्त कर सकते हैं। किसान भाई मिट्टी को भुरभुरा करने और खेत को समतल करने के लिए कृषि उपकरण रोटावेटर की मदद ले सकते हैं। इससे ट्रैक्टर चालित हल की तुलना में 60% मजदूरी की बचत तथा 40 से 50% संचालन खर्च में बचत तथा उपज में 2 से 3% की वृद्धि होती है। और अब एक नजर राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 13 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 15 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 11 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 17 डिग्री सेल्सियस। वहीं धनबाद का अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 17 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज कृषि उत्पाद बाजार समिति पंडरा रांची में विभिन्न खाद्यान्नों के थोक भाव कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। चावल मोटा 1950 रुपए से 2150 रुपए, चावल मध्यम 2450 रुपए से 2550 रुपए, चावल उत्तम 3400 रुपए से 3800 रुपए, गेहूं 1750 रुपए से 1850 रुपए, चना 3400 रुपए से 3500 रुपए, दाल अरहर 5500 रुपए से 6400 रुपए, दाल मसूर 4500 रुपए से 5000 रुपए, दाल चना 3800 रुपए से 4000 रुपए, सरसों तेल 8800 रुपए से 9200 रुपए, चीनी 3000 रुपए से 3100 रुपए, आलू 700 रुपए से 800 रुपए और प्याज 900 रुपए से 1000 रुपए प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर होगी मुलाकात कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। कृषि समाचार के अंतर्गत आपने ढेर सारी जानकारी ली, मौसम के मिजाज के बारे में, मंडी के भाव के बारे में और तरह तरह की खेती बाड़ी के बारे में। बिल्कुल, लेकिन अब वक्त हो चला है झुमकी बहन एक छोटे से विराम का। तो इस विराम के बाद हम पुनः हाजिर होते हैं किसान भाइयों। आप बने रहिए हमारे साथ। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अम्मा जी, मैं चली स्कूल पढ़ने। स्कूल? पर शादी के वक्त तो तूने कहा था कि तू पढ़ी लिखी है। अरे अम्मा जी, फार्म स्कूल जा रही हूँ खेती की नई नई बातें सीखने। आप भी चलो ना। फार्म स्कूल, जहाँ खेतों में पैदावार बढ़ाने की हर बात किसानों को सिखाई जाती है, जैसे मिट्टी के हिसाब से सही खाद, बढ़िया बीज और जरूरत के मुताबिक कीटनाशक, ताकि कम लागत में अधिक मुनाफा। क्या करूं? हाँ, मैं ऐसे ही करूंगा। हाँ, अच्छा मैं जा रहा हूँ। अच्छा, जी जी जी। हाँ जी जी जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस हंस कर? किसान कॉल सेंटर, विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? हाँ भाई,
साल के 365 दिन खुलता है। और इतना फोन का बिल कौन भरेगा? अरे किसान कॉल सेंटर की सेवा मुफ्त है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। किसान भाई कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-180-1551 पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। विराम के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी किसान भाई बहनों का। तो अब बारी है जानकारी की, क्यों? बिल्कुल। आज कौन सी जानकारी देने वाले हैं गंत्रू भाई? आज हम सब्जी के बारे में जानकारी देंगे और कुछ विषय पर जानकारी देंगे, लेकिन सबसे पहले हम जानकारी देने जा रहे हैं अपने किसान भाइयों को गर्मा बोदी की जो झाड़ीदार खेती होती है जी जी उसके बारे में, और इस विषय पर जानकारी दे रहे हैं हमारे विशेषज्ञ पांची। तो आइए लेते हैं ये जानकारी। आज हम झाड़ीदार बोदी के बारे में जानकारी के लिए यहाँ मौजूद है पलांडू के कृषि वैज्ञानिक शोध केंद्र में, और हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर RS पान साहब। सर, सबसे पहले हमें ये बताइए, हमारे किसान भाइयों को ये बताइए कि ये जो झाड़ीदार बोदी की फसल है इसकी क्या संभावनाएं हैं हमारे झारखंड प्रदेश में? सभी किसान भाई अच्छी तरह से जानते हैं कि बोदी झारखंड की एक प्रमुख सब्जी फसल है। तो इस क्षेत्र में जो झाड़ीदार बोदी है इसका अपार संभावनाएं हैं, जो कि किसान भाई बरसों से करते आ रहे हैं। मूल जो बात है इसमें जो उन्नत किस्म का खेती में ले आना, जिससे किसान को ज़्यादा फ़ायदा हो और उपज में भी वृद्धि हो और उसका लाभ में भी वृद्धि हो। इसी के लिए किसान भाई ये ध्यान में रखें कि ये जो क्षेत्र है यहाँ का जो मिट्टी है ये हल्की मिट्टी है, जो बालुई दोमट मिट्टी जिसको हम कहते हैं। इसमें जब हम जैविक मात्रा खाद के माध्यम से देते हैं और पानी का अच्छा व्यवस्था कर लेते हैं तो इसका उपज बहुत अच्छी होती है। तो उन्नत किस्म अच्छा से देखभाल करने से और ये जो झाड़ीदार किस्म की जो खेती इस क्षेत्र में बहुत ही सफलतापूर्वक किया जा सकता है। ये जो ये जो झाड़ीदार बोदी की फसल है इसमें इसकी क्या क्या उन्नत प्रविधियां हैं? जी हाँ, इस अनुसंधान केंद्र से हम लोग 3 उन्नत किस्म का विकास किए हैं। जैसे एक है स्वर्ण मुकुट, जो सफ़ेद रंग के बोदी होते हैं, करीब 25 से 25 सेंटीमीटर इसका लंबाई है और ये झाड़ीदार किस्म है। इसके अलावा इस केंद्र से हम लोग और एक HACP 44 वो भी विकसित किए हैं, जो भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान है वहाँ से एक झाड़ीदार किस्म जिसका नाम है आर्का गरिमा। ये 3 उन्नत किस्म हम लोग विकास किए हैं। इसके अलावा हमारा जो बनारस स्थित जो भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान से भी एक काशी श्यामल करके किस्म विकसित हुई है, वो भी एक अच्छी किस्म है। एक NDCP 13 करके है जो फैजाबाद से विकसित हुआ है, वो भी एक उन्नत किस्म है। तो ये सब उन्नत किस्म का बीज तो इतना कम समय में एक अच्छा लाभकारी फसल ये झाड़ीदार बोदी है। और ये आप सभी जानते हैं किसान भाई जी, ये ज़मीन को भी उर्वर बनाते हैं, तो नाइट्रोजन देते हैं। तो ये भी एक अच्छी चीज़ है जो ज़मीन को भी उर्वर बनाते हैं, साथ ही साथ किसान के लिए एक लाभकारी। डॉक्टर साहब, इसमें इस प्रकार के फसल में जो है सिंचाई कितनी महत्वपूर्ण है और कैसे इसकी सिंचाई करे किसान भाई हमारे? जी हाँ, तो पहले मैं ये बताना चाहता हूँ जो इसका बुआई का समय अभी आ गया है। अभी इसी महीना का अंत में या फरवरी के पहला हफ्ता में ये बुआई शुरू हो जाती है। उसके लिए किसान भाई को तैयारी भी करना है और बुआई के लिए करीब जो झाड़ीदार किस्म है हम लाइन से लाइन 2 फीट देते हैं और पौधा से पौधा 1 फीट देते हैं। और बुआई से पहले जो ज़मीन हम तैयार करते हैं उसमें हम गोबर की खाद जैसे 200 से 250 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के दर से या केंचुआ खाद 20 से 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के दर से हम प्रयोग करते हैं। साथ ही साथ जो रासायनिक खाद है उसमें जैसे यूरिया 22 किलोग्राम, 375 किलोग्राम आपको सिंगल सुपर फॉस्फेट और 85 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश प्रति हेक्टेयर की दर से हम प्रयोग करते हैं। प्रयोग करने के बाद करीब 1 महीना बाद, बुआई के 1 महीना बाद फिर और 22 किलोग्राम यूरिया
पौधा की जड़ों के पास निकाई गुड़ाई के बाद हम प्रयोग करके फिर हम सिंचाई करते हैं। जैसे सिंचाई का बात आपने कहा, तो सिंचाई जो कि ये गर्मी का फसल है, तो सिंचाई हफ्ता में 2 बार देना अति आवश्यक है। और जो किसान भाई जैसे अभी यहाँ पर देख रहे हैं, आजकल आधुनिक तरीक़ा से हम खेती करना सीख गए हैं। तो जैसे हम लोग अभी ऊंचा बेड बनाकर उसके ऊपर मल्चिंग देते हैं, प्लास्टिक मल्चिंग देके, जैसे आप यहाँ पर अब देख रहे हैं, और उसमें हम बुआई करते हैं, तो उसमें हमारा बहुत खर्चा बच जाता है और पानी भी कम लगते हैं। तो करीब 1 घंटा हम पानी जैसे ड्रिप सिंचाई की तरह चलाते हैं अंदर में, तो उससे हमारा पौधा को जो पानी मिल जाता है करीब 2-2.5 लीटर, तो उसी से उसका पौधा का जो जाड़ के स्थित जो मिट्टी है वो भीग जाता है, जाड़ के आसपास का मिट्टी, तो पौधा को फ़ायदा हो जाता है। तो इसी तरह से आप कर सकते हैं। जो नॉर्मल खेती करते हैं उसके लिए जैसे हफ्ता में 2 दिन देना इस समय गर्मी का फसल के लिए बहुत ही आवश्यक है। तो इस तरह का मल्चिंग और ड्रिप सिंचाई मतलब टपकन विधि से सिंचाई करके किसान भाई ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। उससे खरपतवार का भी नियंत्रण में जो खर्चा वो बच जाता है, तो किसान भाई इस तरह का कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, जैसे कि हमारे झारखंड किसान उतने समृद्ध नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी इसके जो खाद के प्रयोग है उसमें जैविक और रासायनिक का दोनों का कितना संयोग रहना चाहिए? कम से कम जैसे जिसके पास ज़्यादा वो नहीं है, तो कम से कम जैविक अंश ज़्यादा दे, मैंने 50-50 मतलब आधा मतलब दे सकते हैं। जैसे किसान के पास तो घर में जैविक खाद रहते हैं, उसका प्रयोग भी लोग ठीक से नहीं करते हैं, यदि करना चाहिए। जैसे हमने बताया 200 से 250 क्विंटल सड़ी हुई गोबर की खाद देना आवश्यक है। तो आजकल जैसे केंचुआ खाद भी लोग घर में बना सकते हैं, तो उसको भी प्रयोग कर सकते हैं। और जितना घास टास ये सब है, जैसे वो मल्चिंग जैसे हम प्लास्टिक का कहें, उसकी जगह पर हम जो सूखा हुआ घास हो, पत्ती हो, उसको भी हम दोनों लाइन के बीच में डाल सकते हैं, जिससे हमारा पानी का जो ज़रूरत वो कम लगेगा, क्योंकि पानी उबेगा नहीं जल्दी, मिट्टी भीगा रहेगा। हाँ, तो इससे फ़ायदा होगा। तो जैविक खाद देने से और भी फ़ायदा होता है, वो ज़मीन का नामी को भी ज़्यादा दिन बरकरार कर रखते हैं। तो इसलिए किसान भाई ऐसा भी जानते भी है, जो जैविक खाद से जो खेती होता है उसका जो उत्पाद है वो उसमें गुणवत्ता भी अच्छा है, तो उसको ज़्यादा दिन हम घर में रख सकते हैं, जल्दी सूखता भी नहीं है। तो इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा गोबर खाद का प्रयोग करें। हाँ, तो ये कर सकते हैं किसान भाई अच्छा उपज के लिए। डॉक्टर साहब, हमारे किसान भाइयों को आपने इतनी बड़ी जानकारी दी, इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। बढ़िया जानकारी थी ना? बिल्कुल, बहुत ही अच्छी जानकारी थी जी। और हम किसान भाइयों से कहना चाहेंगे कि किसान भाइयों, अगर आप गर्मी के मौसम में झाड़ीदार बोदी की खेती करना चाहते हैं तो हमारे विशेषज्ञ ने जो आपको सलाह दी है उस सलाह पर आप अमल करें। बिल्कुल। और अगली जानकारी क्या है झुमकी बहन? आप कुछ सरसों की खेती के बारे में कहना चाह रहे थे? बिल्कुल। तो अभी सरसों हमारे किसान भाई लगा भी चुके हो, मतलब लगा हुआ है खेत में, और अब तो उसका उत्पादन होने वाला भी है। लेकिन इस अवस्था में कई तरह के रोग लग जाते हैं सरसों की खेती में, और कई तरह के कीट भी लग जाते हैं, जिससे हमारे किसान भाइयों को काफ़ी परेशानी होती है। तो इस परेशानी से कैसे बचा जाए, यानी रोग और कीट का प्रबंधन कैसे किया जाए, इस विषय पर हम उनको जानकारी उपलब्ध कराने जा रहे हैं। आइए जानकारी लेते हैं डॉक्टर अरुण जी से। किसान भाइयों, हमारे झारखंड प्रदेश में सरसों की फसल काफ़ी मात्रा में उगाई जाती है, और जहां फसल होती है वहां रोग एवं कीट लगते ही हैं। ऐसे में इनका प्रबंधन कैसे किया जाए, सरसों के फसल में जो कीड़े लगते हैं उसका प्रबंधन कैसे किया जाए, इसकी जानकारी देने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं विशेषज्ञ डॉक्टर अरुण कुमार। डॉक्टर साहब, सबसे पहले ये बताइए कि सरसों के फसल में कौन कौन से कीड़े प्रमुखतः लगते हैं? मैं बता दूं कि अभी किसान भाई झारखंड में सरसों की खेती कर रहे हैं। सरसों की फसल खड़ी है उनके खेतों में, और जो पिछले दिनों आपने जो ऑब्जर्व किया है कि बादल ज़्यादा थे, आकाश में बादल ज़्यादा थे और टेम्परेचर कम था। क्लाउडी वेदर में मैं आपको बता दूं कि एफिड जो है, जिसको कि लाही या माहू भी कहते हैं यहाँ, तो इनका प्रकोप सरसों की फसल पे बहुत ज़्यादा होता है। आपको मैं ये दिखाना चाहूँगा कि जिस समय ये प्रकोप होता है और अभी का जो समय है, जो अमूमन झारखंड में किसान सरसों काफ़ी देर से बुआई करते हैं धान की कटाई के बाद, तो जो फसल है उनके खेतों में वो करीब फ्लावरिंग स्टेज में है,
और जब फ्लावरिंग स्टेज पे यानी कि जब फूल रहता है उनके फसल में, उस समय जब ये एफिड का प्रकोप होता है तो आप देखें कि ये पूरा फूल जो है कि ये खत्म हो जाता है और ये जिससे कि इनमें फलियां कम बनती है। एज कम्पेयर टू अदर्स आप देखें इसमें फलियां ज़्यादा हैं और इसमें फलियां कम हैं, तो ये फलियों को बनने नहीं देते हैं। तो इस एफिड्स का कंट्रोल करना बहुत ही आवश्यक होता है। इसके लिए उनको चाहिए, किसानों को मैं सलाह देना चाहूँगा कि एफिड को कंट्रोल करने के लिए ये ऑक्सीडिमेटोन मिथाइल जो है दवा नामक, ये मेटासिस्टॉक्स के नाम से ये मार्केट में अवेलेबल है। तो इसका छिड़काव वो यानी 1 ml दवा 1 लीटर पानी में डालकर इसका छिड़काव करें 15 दिनों के अंतराल पर, तो इसको काफ़ी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। डॉक्टर साहब ये बताइए किसान भाइयों को कि जो सरसों के फसल में जो कीड़े लगते हैं इसके क्या लक्षण होते हैं जो वो जान पाए कि हाँ ये कीड़ा लग चुका है या जो भी? हाँ, मैं बताना चाहूँगा, आप इसमें देखें कि जब एफिड लगता है या माहू, तो ये पैच में झुंड में ये काफ़ी कॉलोनी के रूप में ये लगा रहता है और ये फूलों पर बहुत ज़्यादा अटैक करता है। अगर ये स्टेज क्रॉस कर गया तो पत्तियों के निचले भाग में ये बहुत ज़्यादा लगा रहेगा, या फिर इवन कि ये फलियों पर भी लगा रहता है, जिसको किसी लिक्वा बोलते हैं, और ये इससे अपना भोजन लेते हैं और इसको जो है कि वो नुकसान करते हैं। तो ऐसे समय में क्या करना चाहिए कि खेतों के आसपास थोड़ा धुआं करके उसके इन्वायरमेंट को थोड़ा गर्म करते हैं, ये कल्चरल प्रैक्टिसेस में है। दूसरी की सिंचाई कर देना चाहिए फसल को, और तीसरी बात कि उसमें जो उसके लिए रिकमेंडेड दवा है उसकी छिड़काव करनी चाहिए। और ये छिड़काव अगर ज़्यादा सीवियर अटैक है तो 15 दिनों के अंतर पर करें, या इसकी अंतराल को थोड़ा समय को कम भी कर सकते हैं, 15 की जगह 10 दिनों के अंतराल पर भी कर सकते हैं, और ऐसा करने से वे अपने फसल को बचा सकते हैं इन कीड़ों से। तो इसके बचाव के लिए जो दवा जो उपलब्ध होता है वो कहाँ किसान भाई कहाँ से ये ले सकते हैं? ये दवा जो है, जो कीटनाशक दवा जो है, ये जो भी खेती बाड़ी से संबंधित जो भी दुकान है रांची में या आसपास में जो भी किसान भाई हैं, वहाँ ब्लॉक लेवल पे जो भी दुकान है वहाँ पे इनको ये आसानी से उपलब्ध है और ये वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं दवा। डॉक्टर साहब चलते चलते ये बताइए कि सरसों के फसल में कौन कौन से रोग लगते हैं और इसका लक्षण और इसका उपाय क्या करे किसान भाई, ये बताएं। हाँ, झारखंड में जो प्रमुख रोग है सरसों की फसल में लगने वाला, जिससे कि ज़्यादातर नुकसान होता है, ये अभी का मौसम बहुत ही उपयुक्त है उसके लिए। ये उनमें से एक प्रमुख रोग है आपका वाइट रस्ट। वाइट रस्ट में आप देखेंगे या सफ़ेद फफूंद भी बोल सकते हैं उसको। उसमें आप देखेंगे कि इन पत्तियों के पीछे में, नीचे बैक साइड में सफ़ेद चूर्ण की तरह, पाउडर की तरह आपको दिखेंगे। तो ये इसका एक प्रमुख लक्षण है कि सरसों में ये वाइट रस्ट का अटैक हो चुका है। दूसरा जो प्रमुख रोग है, ये इसमें एक अल्टरनेरिया ब्लाइट बोलते हैं। अल्टरनेरिया ब्लाइट में आप देखेंगे पत्तियों के ऊपर एक कंसेंट्रिक रिंग, गोल एक रिंग की तरह बन जाता है। पत्तियों पे, उसके डंठल पे, उसके ये फलियों पे ये गोल रिंग बन जाते हैं। लेकिन ये अल्टरनेरिया ब्लाइट जो देखा जा गया है कि दुमका और दारीसाई जो एरिया है, उस एरिया में इसका प्रकोप ज़्यादा है। झारखंड में ये रांची और आसपास के इलाकों में, इवन कि डाल्टनगंज, पलामू इलाके में, यहाँ पे वाइट रस्ट का प्रकोप ज़्यादा होता है, जिसमें कि सफ़ेद चूर्ण की तरह पत्तियों के पीछे साइड में ये बन जाते हैं। ये वाइट रस्ट का एक ये मुख्य लक्षण है। दूसरा अल्टरनेरिया ब्लाइट का मैंने बताया कि कंसेंट्रिक रिंग, जो रिंग की तरह बन जाते हैं उनके पत्तियों पे, उनके फलियों पे और उनके डंठल पे। तो इन बीमारियों से भी करीब 15 से 20% तक नुकसान किसान भाइयों को हो सकता है। इसमें होता क्या है कि सफ़ेद फफूंद जब ये पत्तियों के ऊपर जब पूरी तरह लग जाते हैं, तो आपको पता है कि पत्तियों से ही फोटोसिंथेसिस होता है, जो पौधों को भोजन मिलता है। तो ये फोटोसिंथेसिस की मात्रा कम हो जाती है, जिससे कि उपज पे प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। ठीक है, अब इनसे बचाव कैसे करें किसान भाई? तो ये वाइट रस्ट या अल्टरनेरिया ब्लाइट से बचाव के लिए किसान भाइयों को मैं बताना चाहूँगा कि रीडोमिल MZ जो दवा है
मार्केट में अवेलेबल है। रीडोमिल MZ का 2.5% यानी कि 2.5 मिलीलीटर या ग्राम 2.5 ग्राम दवा ये 1 लीटर पानी में घोल के इसका छिड़काव 15 दिनों के अंतराल पर करने से ये काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाता है और काफ़ी ये सही दवा माना गया, काफ़ी अचूक दवा माना गया है। तो किसान भाइयों, आपने देखा हमारे विशेषज्ञ ने सरसों के फसल से जुड़ी उसमें लगने वाले कीट और रोग, उनके लक्षण और उनका आप निदान कैसे करें इसके बारे में विस्तृत जानकारी दी। डॉक्टर साहब, आप हमारे कार्यक्रम में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद। ये जानकारी भी बहुत ही बढ़िया थी, है ना? भाई हमारी हर जानकारी अच्छी होती है जी। और किसान भाइयों से हम उम्मीद भी करते हैं कि हमारे इस जानकारी से आप लाभ उठाएं और अपनी खेती को और अधिक उन्नत बनाएं। बिल्कुल। अरे कहीं जाइए नहीं, एक जानकारी और बाकी है IMD पुणे से, तो लेते हैं ये जानकारी भी। जी। भारतीय मौसम विभाग पुणे से प्राप्त आज का मौसम पूर्वानुमान इस प्रकार है। आकाश में हल्के बादल रहेंगे। हवा उत्तर से पूर्व की ओर 8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलेगी। आज का अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 13 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अब मौसम पूर्वानुमान पर आधारित कृषि सलाह। समय से बोई गई गेहूं फसल में बाली निकलने का समय आ गया है। इस अवस्था में नमी की कमी न होने दें। यदि कम नमी है तो जरूर सिंचाई करें। जिन किसान भाइयों के पास सिंचाई की पर्याप्त सुविधा है वो आलू फसल को निकालने के बाद अपने खाली हुए खेतों में गर्मा सब्जी फसल फूल गोभी, बंदा गोभी, टमाटर, बैगन आदि लगा सकते हैं। समय पर बोई गई तोरिया फसल सुनहरे पीले रंग का हो जाए तो कटाई कर लें। छोटी जानकारी थी झुमकी बहन, लेकिन काफी महत्वपूर्ण बिल्कुल, जानकारी थी और ऐसी जानकारियां हम किसान भाइयों को समय समय पर उपलब्ध कराते ही रहते हैं। लेकिन अब हमारे कार्यक्रम का समय शेष होने वाला है, लेकिन कुछ और जानकारी आप हमारे किसान भाइयों को दे दें। बिल्कुल, वो जानकारी है हमारे पते की, बिल्कुल। ताकि आप अपने सुझाव और समस्या हम तक लिखकर भेज सके। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ, द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची। पिन संख्या है 834-001। 001। तो हमें रहेगा आपके खतों का बेसब्री से इंतजार। तो किसान भाइयों, इसी के साथ हम सबको दीजिए इजाजत। नमस्कार।